So students, today I will start with the chapter number 6 lines and angles. ठीक है, हमारी क्लास 9th में चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स. तो बच्चों आज हम इसको स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, एंड द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव यू द आइडिया ऑफ द इंट्रोडक्शन. ठीक है, हम यहाँ पर आज देखेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट में इट इंक्लूड दी वेरियस टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, बहुत सारी टर्म्स आप इस चैप्टर में यूज करेंगे, तो वो वेरियस टर्मिनोलॉजीज जो हैं बहुत अलग अलग जो टर्म्स हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो वी विल गो थ्रू विद देम. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. तो सबसे पहले हमारे पास अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ तो बच्चों चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स. ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स आपने कुछ पार्ट इसका अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा. तो लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा पॉइंट से. क्योंकि बच्चों आपने अभी कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में देखा होगा कि हमारे पास जो लाइन्स बनती है, कोई भी लाइन एक ड्रॉ होती है, सो वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स. ठीक है, हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं और उन 2 कोऑर्डिनेट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली एक लाइन के लिए एक पॉइंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट से. सो बेसिकली व्हाट इज पॉइंट? अ पॉइंट इज अ लोकेशन ऑन अ प्लेन. पॉइंट क्या था? ठीक है, पॉइंट एक तरह का एड्रेस था. कार्टेशियन प्लेन पे अगर आपको किसी आपसे कोई कोऑर्डिनेट गिवन था तो वो कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या होता था? वो एक पॉइंट होता था, वो एड्रेस बताता था उस सर्टेन पॉइंट का. तो पॉइंट इज अ लोकेशन ऑन अ प्लेन, इट हैज नो साइज. ठीक है, पॉइंट का कोई साइज नहीं होता बच्चों, एंड नो शेप, कोई शेप नहीं है, सिर्फ एक डॉट की तरह से हम इसको दिखा देते हैं. ठीक है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पॉइंट. लेट सपोज ये ए है, तो मैंने क्या बता दिया? मैंने इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया. तो पॉइंट के लिए कोई भी पॉइंट की शेप नहीं होती, कोई फिक्स शेप नहीं है इसकी, और कोई इसका साइज नहीं होता. ठीक है, तो आप डॉट से पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं. ये क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों लाइन. ठीक है, लाइन क्या होता है? बेसिकली लाइन का क्या मतलब है? लाइन है हमारे पास, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है. ठीक है, सपोज मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं. आई हैव दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी. मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, एंड इफ आई ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, अगर मैंने ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, देन व्हाट आई गेट 1 लाइन. अगर मैंने 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया बच्चों, तो मेरे पास एक लाइन आ गई. अब लाइन में अगर आप देखेंगे तो लाइन की कोई भी विड्थ नहीं है. ठीक है, इसकी कोई विड्थ नहीं होती, लेकिन इसकी सिर्फ क्या होती है? लेंथ होती है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? अ लाइन इज अ वन डायमेंशनल. वन डायमेंशनल क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ लेंथ होती है, विड्थ नहीं होती. ठीक है, विच हैज लेंथ बट नो विड्थ. तो ये हमारे पास एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ लाइन. एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए. ठीक है, तो जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, एक लाइन है मेरे पास, तो लाइन के साथ में आप यहां पे एक एरो लगाते हैं बच्चों. ठीक है, आप क्या लगाते हैं? इस तरह से एरोज लगाते हैं अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. इन एरोज का मतलब होता है कि ये लाइन आपकी इनफाइनाइटली इधर भी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी कितना भी मूव हो सकती है. मतलब इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं है. ठीक है, तो अगर मैं एक सिंपल लाइन की बात कर रहा हूं, अ लाइन इज हैविंग द 2 एरोज, बोथ इट एंड्स. दोनों एंड्स पे एरो होंगे. उन एरो का क्या मतलब होगा? कि वो इस तरफ भी जा सकती है और इस तरफ भी जा सकती है. ठीक है, तो अगर मेरे पास ए बी एक लाइन है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ए बी लिखूंगा और उसके ऊपर मैं इस तरह से एरो बना दूंगा. एक लाइन ऊपर ड्रॉ करके एरो दोनों तरफ बना दिया, तो इसका मतलब है कि ये इस तरफ भी जा सकती है, उस तरफ भी. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास एक और टर्म आती है बच्चों, लाइन सेगमेंट. ठीक है, लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या है? बेसिकली लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन. मतलब एक पूरी लाइन है, उसका एक पार्ट है लाइन सेगमेंट. ठीक है, विच इज हैविंग 2 एंड पॉइंट्स. मतलब जैसे हमारे पास मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये मेरे पास एक पूरी लाइन है. ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए बीच में कहीं पे भी. ठीक है, लेट सपोज ये P है, ये Q है. ये हमारे पास 2 मैंने पॉइंट्स ले लिए, एंड पॉइंट्स. तो ये जो P के हुए बच्चों, ये हमारे पास अब क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है.
और लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट में आपके पास एरोज नहीं आते। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू सिर्फ यहीं तक है। जो लाइन सेगमेंट है उसका मतलब यहां पर लाइन सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पी से लेके क्यू तक ही है, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसके दोनों एंड पॉइंट्स यहां पर फिक्स हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास एक और टर्म आती है बच्चों, रे, ठीक है। रे भी एक लाइन का ही पार्ट है, रे भी एक लाइन का ही पार्ट है। और यहां पे क्या डिफरेंस है कि लाइन सेगमेंट में हमारे पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं, दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। लेकिन रे के केस में हमारे पास वी हैव वन एंड पॉइंट, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अगर एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है, तो रे में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। जैसे कि मेरे पास एक एंड पॉइंट सिर्फ ये है, ठीक है। इस तरफ ये आगे कहीं भी मूव हो सकती है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप रे को, रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, देखिए जैसे P और Q, ठीक है। ये Q में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन यहाँ कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो मैं एरो कैसे लगाऊंगा, इस तरह से। मतलब कि इसका क्या मतलब है इस एरो का, कि एक तरफ तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ ये मूव हो सकती है। जो चैप्टर में हम करेंगे तो उसमें हम ऐसे एरोस रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिंपल सी बात करेंगे, अगर हमारे पास लाइन गिवन होगा तो लाइन का मतलब हम ए बी लिख देंगे सिंपल, या पी क्यू लिख देंगे, हम उसके ऊपर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये समझाने के लिए है, लेकिन चैप्टर में आप इस चीज को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वहां सिंपल लाइन अगर आपको लिखना होगा लाइन ए बी, तो आप ए बी लिख देंगे बस, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है हमारे पास, लेट सपोज मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन पे कुछ पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, लेट सपोज पी क्यू आर एस। बच्चों अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स, ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स अगर हमारे पास एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, सो इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, एक सेम लाइन है, इसी लाइन पे पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, एस भी है, ठीक है। तीन से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। और जो ऐसे तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई नहीं करते होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, इसका अपोजिट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो बच्चों हमने देखा अभी कि हमारे पास लाइन सेगमेंट, रे, ठीक है, ये सब क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एंगल्स की, ठीक है। एंगल कैसे बनता है ज्योमेट्री में, आप एंगल जो बनाते हैं, आपने सुना होगा एंगल, तो ये बनता कैसे है। सो अ एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। क्या मतलब हुआ बच्चों, एक एंगल तब बनता है जब हमारे पास किसी एक एंड पॉइंट से, ठीक है। अगर आप इस फिगर को देखोगे, लेट सपोज ये हमारे पास एक फिक्स्ड एंड पॉइंट है, ठीक है। यहां से हमारे पास टू रेज निकलती हैं, ठीक है। एक रे का नाम है OP और एक रे है हमारे पास OQ। ये दो रेज हैं, इनका कॉमन एक ही एंड पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट, जब दो रे ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम सेम एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट से, तो क्या फॉर्मेशन होती है हमारे पास, एंगल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नाउ द रेज मेकिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर इस एंगल के अगर आपसे कोई पूछता है तो आर्म्स क्या होंगे, तो इस एंगल के आर्म्स होंगे हमारे पास OP एंड OQ। OP एंड OQ क्या होंगे, आर्म्स होंगे इस एंगल के, ठीक है। तो जो रेज होती हैं, जो एंगल बना रही होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उस एंगल के आर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों जो ये फिक्स पॉइंट होता है, जो ये एंड पॉइंट है, ठीक है, जिससे दोनों रे ओरिजिनेट हुई है, इस एंड पॉइंट को आप बोलते हैं बच्चों वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कितना है यहाँ पे, O। तो ध्यान से देखिए एक बार, द रेज मेकिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल and the end point is called the vertex of the angle। अच्छा, अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस एंगल को हमें लिखते कैसे हैं, ठीक है। आप यहां पे जो देखेंगे इस चैप्टर में, आपको एंगल को जो लिखना है उसका नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि जो आपका वर्टेक्स होता है, इट शुड बी कम ऑलवेज इन मिडल, ठीक है। तो वर्टेक्स हमेशा मिडल में आना चाहिए,
मतलब अगर आपको इस एंगल को लिखना है, ठीक है, अगर आप इसको एंगल को लिखना है तो आप इसका अगर नेम लिखेंगे, ठीक है, अगर मैं नेम की बात करता हूँ तो नेम क्या होगा इस एंगल का? इस एंगल का नेम होगा बच्चों, आप एंगल का साइन लगाएंगे फिर लिखेंगे POQ, ठीक है, मतलब पहले P फिर O और फिर Q। मेन चीज क्या है कि आपका जो वर्टेक्स है दैट शुड बी इन मिडल, वो मिड में आना चाहिए। कुछ बच्चे इसका नेम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल QOP, ठीक है, हम इसका नेम ये भी लिख सकते हैं QOP। और एक और नेम है इसका बच्चों, आप सिंपल इसे एंगल O भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग नेम्स हैं एक सेम इसी एंगल की, एंगल POQ, एंगल QOP एंड सिंपल एंगल O। तो जब भी आप एंगल का नेम लिखेंगे बच्चों तो आपको ये एंगल का साइन लगाना है और उसके बाद आपको नेम लिखना है। तो अगर एंगल की बात हो रही होगी, ध्यान से सुनिए, अगर एंगल की बात हो रही होगी तो हमारे पास या तो वो सिंगल लेटर में लिखा होगा जब क्वेश्चंस आप देखेंगे, या फिर वो 3 लेटर्स वहां पे यूज होंगे। अगर 3 लेटर्स हैं तो कौन से लेटर पे एंगल है? जो मिड वाला लेटर है, ठीक है, जो सेंटर में है, मतलब एंगल O की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा अभी एंगल क्या होता है, ठीक है, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल एंड पॉइंट, तो एक एंगल की फॉर्मेशन होती है। तो अब हम देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री हमारे पास एंगल्स भी अलग अलग तरह से हैं, ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। सो फर्स्ट हमारे पास आता है बच्चों एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जिनका जो डिग्री होता है, ठीक है, अगर आप उनको मेजर करेंगे तो वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में रहेगा, ठीक है। तो अगर एक्यूट एंगल है बच्चों तो वो मिनिमम 0 से शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो 0 से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा उनका जो डिग्री मेजर होगा। तो ऐसे एंगल्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? एक्यूट एंगल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल में क्या होता है बच्चों? जैसे लेट सपोज है कि ये राइट एंगल हमने बनाया, तो राइट एंगल में जो एंगल की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? वो 90 डिग्री के इक्वल होती है, एग्जैक्ट 90 होती है। अगर एग्जैक्ट 90 है तो वो एंगल कैसा है? राइट एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बच्चों? जिसमें आपकी जो डिग्री है उसकी वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगी और 180 डिग्री से कम होती है। तो बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास क्या था? जो 90 डिग्री से ज़्यादा था और 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो हमारा एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो जिस एंगल का मेजर 180 होता है एग्जैक्टली, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जिसमें हमारा जो एंगल होता है वो 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है, ठीक है। तो जो एंगल का मेजर है वो 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। तो ऐसे एंगल्स को हम कौन से एंगल बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो बच्चों अभी आपने देखा था कि हमारे पास जो एंगल्स थे वो टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मेजर, ठीक है। नेक्स्ट उसी के कंटिन्यूएशन में हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए तो उन दो एंगल्स को आप क्या कहोगे? कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल लेट हमारे पास एंगल ए है बच्चों 30 डिग्री, ठीक है, और एंगल बी है मेरे पास 60 डिग्री। अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी करता हूं तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो आप इससे कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर दो एंगल्स का सम कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं बच्चों? जिसमें आपके पास किसी दो एंगल्स का सम कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट आपके पास एक एंगल P है, एंगल P है आपके पास 150 डिग्री लेट सपोज, और एंगल एक Q है आपके पास, एंगल Q है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे एंगल P प्लस एंगल Q कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री आ जाए, ऐसे दो एंगल्स को आप क्या बोलोगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है बच्चों। अब एक और इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स ये कौन से एंगल्स होते हैं बच्चों?
देखिए एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन द टू एंगल्स हैविंग द सेम वर्टेक्स। आपके पास दो अलग अलग एंगल्स हैं और उन दो अलग अलग एंगल्स का अगर कॉमन वर्टेक्स है, एक ही वर्टेक्स है। देखिए मेरे पास एक एंगल ए बी डी है, ठीक है, एक एंगल है मेरे पास एंगल ए बी डी और दूसरा एंगल है मेरे पास एंगल डी बी सी, ठीक है, ये दो एंगल है मेरे पास और इन दो एंगल्स का एक कॉमन ही वर्टेक्स है। और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एंगल ए बी डी का एक आर्म कौन सा है, बी डी, ठीक है, और एंगल डी बी सी का भी एक आर्म कौन सा है, बी डी। तो इफ टू एंगल्स हैविंग द कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म है यहां पे, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉमन आर्म कौन सा है, कॉमन आर्म है यहां पर बी डी, ठीक है, और वर्टेक्स कौन सा है, कॉमन वर्टेक्स कौन सा है बच्चों, कॉमन वर्टेक्स है यहां पे बी, ठीक है। तो और एक और चीज, जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो अलग अलग तरफ हैं, ठीक है, मतलब ये कॉमन आर्म्स के एक नॉन कॉमन आर्म इस तरफ है और एक दूसरी तरफ है। तो जब दो नॉन कॉमन आर्म्स अलग अलग तरफ हो हमारे पास, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंपल एडजेसेंट एंगल। ध्यान देखिए जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड है, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है, तो ऐसे एंगल्स को आप बोलते हो एडजेसेंट एंगल, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहां पे बात करता हूं एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी, अगर ये मैं बड़े वाले एंगल की बात करता हूं तो एक्चुअल में ये किसके इक्वल है, ये एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। मतलब अगर मैं दो छोटे वाले दो एडजेसेंट एंगल्स का सम करता हूं तो ये बड़े वाले एंगल के इक्वल आएगा, ठीक है बच्चों। तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप ये चीज यूज करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बच्चों ये एक तरह के एडजेसेंट एंगल्स की तरह होते हैं, ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल्स की तरह होते हैं, लेकिन यहां पे एक चेंज है एडजेसेंट एंगल से। वो क्या चेंज है बच्चों, कि जो आपके नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ठीक है, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर एक दो एंगल हैं, एंगल ए बी डी, एंगल डी बी सी, ठीक है, यहां पे आपको दो एंगल्स दिख रहे हैं, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ए बी और बी सी, नॉन कॉमन आर्म कौन कौन से हैं यहां पर, ए बी है, ठीक है, एक तो ए बी है और एक बी सी है। अगर आपके नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन बना ले, क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना ले, तो आपके पास ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब आप यहां पे बोलोगे एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास नॉन कॉमन आर्म से एक लाइन बना ले, वो एक लाइन फॉर्म कर लेते हैं, तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को आप बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। आगे कुछ हम देखेंगे बच्चों कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ठीक है, मतलब वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए क्लियर हुआ, What are adjacent angle? Those having the same common arm, और जो अब नॉन कॉमन आर्म्स है वो डिफरेंट साइड पे हैं, ठीक है, और उन जो छोटे छोटे एंगल्स का सम बड़े वाले एंगल के इक्वल होगा, इस तरह से। और सेम अगर मैं बात करता हूँ लीनियर पेयर की, तो ये भी एक ही तरह के एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक लाइन फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए व्हेन वी हैव टू लाइंस, बच्चों जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। कैसे होते हैं, देखिए ये ए बी और एक सी डी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट ओ पर, ठीक है, तो यहां पर क्या बने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मतलब जैसे कि ये एंगल और एक ये एंगल, ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा पेयर में बनते हैं। तो अगर मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात करता हूं तो मेरे पास फर्स्ट पेयर कौन सी है उसकी, एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी। ध्यान से देखिए, एंगल ए ओ डी एंगल सी ओ बी,
ये बच्चों एक पेयर है, और ये पेयर ऑफ एंगल्स कैसे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में हैं, तो इन्हें क्या बोल रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बच्चों ये आपस में इक्वल भी होते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसके थ्रू हम इसको प्रूव करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या इसमें कोई और भी ऐसा पेयर है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, हाँ, ठीक है, तो हमेशा जब दो लाइंस होती हैं तो दो पेयर बनते हैं, तो एक तो ये हो गया और एक पेयर हमारे पास, एक ये भी तो एंगल्स बन रहे हैं, क्या नाम होगा, एंगल AOC एंड एंगल BOD। बच्चों ये पेयर भी कैसा होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कितने पेयर में बनते हैं, 2 पेयर्स में बनते हैं, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करें एक दूसरे के अपोजिट। देखो AOC इसके अपोजिट क्या है, इधर मिरर इमेज क्या है, एंगल BOD, आप DOB भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप मेन क्या है, जीरो, वो O आपका सेंटर में आना चाहिए, मिड में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये एंगल्स कैसे हैं आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।